नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें, सीमांत जनपद चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा दसोली ब्लॉक की मंडल घाटी पहुंची, जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया गया। तो वहीं लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम दौर में जिले की मंडल घाटी के सगर गंगोल गांव ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला संयोजक चंडी प्रसाद थपलियाल ने दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विजन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। प्रधानमंत्री की सोच है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दूर दराज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शिविर में विभिन्न योजनाओं से छूटे ग्रामीणों के आवेदन फॉर्म भरवाए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में ग्रामीणों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी तक हम देश के 2,60,000 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। अपने चमोली जिले में हम 610 ग्राम गांव तक गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना है। पूरे देश में विकसित भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान को आगे बढ़ाते हुए आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने किरावत की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में लोगों से मिले सुझावों के आधार पर चुनाव संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीत इतनी प्रचंड होनी चाहिए कि विरोधी मतगणना स्थल तक नहीं जाए। आम जनमानस से बातचीत करके और उनके सुझावों के आधार पर जो संकल्प पत्र 2024 का होगा उसको बनाने जा रही है। उसी दृष्टि समाज के तमाम वर्गों से मिल करके और उनके सुझाव दिए जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। ये बात राजधानी देहरादून में फ्लैट पर काम करने वाली नाबालिग की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है, जहां परिजन फ्लैट के मालिकों पर हत्या का आरोप लगाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी थी। इधर अब पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें मौत का कारण सुसाइडल हैंगिंग पाया गया है। इसके अलावा शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। परिजनों की ओर से जो दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। की हत्या कर दी गई लूथरा परिवार है उसके द्वारा, और ये जो जन आक्रोश है, ये जो आज सड़कों पे है, ये उसी की वजह से है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस प्रशासन ने 302 और बाकी धाराओं में मुकदमा कर दिया, इसको जेल भेज दिया जैसा पुलिस प्रशासन ने बताया है। और ये जो गरीब है, ये इसके घर में काम करता था। अभी बताया गया है कि पहले भी इसके लड़की के साथ मारपीट हुई है। 15 साल की वो बेटी है। काफी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक गरीब को आज इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज इस गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो शायद इस देवभूमि में कोई भी गरीब अपनी बेटियों को काम करने के लिए भेजना बंद करेगा। राजभवन देहरादून में 3 दिनों के वसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में इसका उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस वसंत उत्सव के जरिए उत्तराखंड में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वसंत उत्सव में पहली बार हाइड्रोपोनिक खेती तकनीकी प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही रूफटॉप गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग, टेरियम और शहद प्रसंस्करण के संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। वसंत उत्सव है, ये पर्व है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं कहूंगा पर्व है। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहां पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका
हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। टिहरी में पर्यटन नगरी धनौल्टी में इस सीजन में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके चलते पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। धनौल्टी में दिसंबर और जनवरी में भारी बर्फबारी होती है, जिसका लुत्फ उठाने भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार सीजन में बर्फबारी न के बराबर हुई, जिससे पर्यटकों ने भी धनौल्टी का रुख नहीं किया और पर्यटन कारोबार भी ठप रहा। वहीं अब पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि उन्हें गर्मी के सीजन में इस नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस है वो डिफरेंट सीजन पे डिपेंड है, वो ये नहीं है कि वो कंटिन्यू बिजनेस है, 365 डेज का बिजनेस नहीं है। तो इस बार जो बर्फबारी हुई है वो 15 से 20 दिन लेट हुई है और उसकी वजह से हर किसी को घाटा हुआ है। तो मैं आगे के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये रीज़न क्या है इस चीज़ के बारे में। वो तो चलो नेचर क्लाइमेटीज है, उसमें हमारा हाथ नहीं है, पर एज ए पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस से हम लोग इस साल तो 2023 में हम लॉस में रहे। अब 2024 में क्या होता है वो तो आगे देखा ही जाएगा क्या होना है, काम तो करना ही है हमें। इस बार तो सीजन बहुत ठप रहा और क्योंकि बर्फबारी सही तरह से नहीं हो पाई, जो सबसे पहले होनी थी दिसंबर नवंबर में होनी थी वो जाके फरवरी में हो रही है। इस कारण टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे। नुकसान भी हुआ है, नुकसान काफी हुआ सभी व्यापारियों को, छोटे बड़े जितने भी हैं। अब आगे उम्मीद है कि नुकसान की भरपाई हो। तो अब सीजन चल पाएगा तो अगर पानी सही रहेगा तो आएगा टूरिस्ट। उत्तराखंड के चमोली में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार को मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो कुछ भी सकारात्मक रवैया सरकार का हमारे प्रति नहीं है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से अपने काम पे लौटें, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, जो भी सरकार हमारे लिए काम देती है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी कोई भी काम होता है सिर्फ आंगनबाड़ी नजर आती है और जब मानदेय बढ़ाने वाली बात आती है तो आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं आता है। तो जब तक हमारा 18,000 रुपये उत्तरकाशी में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, स्वीप उत्तरकाशी। जिला उत्तरकाशी का सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जिला उत्तरकाशी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना को खातिर मतदान को दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। जो नौजवानों की उम्र 18 साल पूरी हुआ गया वो अपूर्ण नाम मतदाता सूची में जरूर लिखवा दिया कि यो लोकतंत्र में सबसे बड़ो अधिकार चबार है। उत्तरकाशी की धारासू पुलिस ने लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगून बैरियर से कांजल लकड़ी की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 246 नग कांजल लकड़ी बरामद की गई है। तस्कर कार से लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तस्कर लकड़ी को राड़ी टॉप के जंगलों से काटकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बेचने के फिराक में थे, जिनको पुलिस ने सटीक जानकारी जुटाते हुए धर दबोचा। फिलहाल तस्करों और लकड़ी को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अंतर जनपदीय बैरियर है, अंतर्राज्यीय बैरियर है, उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाना है। तो उसी आदेश को मद्देनजर रखते हुए उत्तरकाशी पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है ये चालू हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले भी प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी जो है पकड़ी गई थी 192 नग, और आज भी 246 नग गुटके जो कहते हैं काजल काठ की लकड़ी के वो बरामद किए गए हैं। और आज भी 2 तस्कर पकड़ाए गए हैं, जिनमें से एक नेपाली मूल का है।
हरिद्वार के ज्वालापुर और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने दंपति और सप्लायर को 308 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को मुखबिर के स्मैक की बड़ी डील होने की इनपुट मिली थी, जिसके बाद एसएसपी ने संयुक्त टीम गठित किया और 2 सप्लायर के साथ आरोपी दंपति को धर दबोचा। उनके कब्जे से 308 ग्राम स्मैक, 14,000 नकदी, डिजिटल तराजू और डील के दौरान प्रयोग की गई कार बरामद की गई है। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद हैं, बरेली से तो सामान यहाँ लाके इन्होंने डील करना था स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। एएनटीएफ के पास जो इनपुट था उस पर इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एएनटीएफ के प्रभारी शांतनु हैं, इनके साथ हमारे एसपी सिटी, इनकी पूरी टीम ने एक प्रॉपर तरीके से इनको कॉर्डन ऑफ करके घर से ही इनके बरामद किया है। करीब 308 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख से ऊपर है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो,
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में NPCDCS के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट, CHO और ANM को गैर संचारी रोगों से विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक डॉक्टर ललिता सिसोदिया ने बताया कि भारत में हुई रिसर्च में यह देखा गया है कि 60% मृत्यु दर गैर संचारी रोगों के कारण बढ़ रही है, जिसको देखते हुए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को गैर संचारी रोगों और उनके रोकथाम के लिए जागरूक किया जा सके। जो ये ट्रेनिंग हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, सारे ब्लॉक्स की हो रही है और ये ट्रेनिंग है जो डॉक्टर ललिता सिसोदिया के द्वारा दी जा रही है और ये ट्रेनिंग है NCD के अंतर्गत जितने कार्यक्रम है उस पे कंट्रोल करना और उसको प्रिवेंट करना और उसी के थ्रू ये सब चीजें हमें, चाहे वो CHOs हैं, ANMs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं या नर्सेज हैं, इन सभी को ट्रेन किया जा रहा है कि आप कैसे अपने ब्लॉक के लेवल पे या फिर अपने गांव में आप कैसे अपने लोगों को जागरूक कर सके कि NCD जो है वो क्या है और कैसे इसकी रोकथाम की जानी है। जो ये ट्रेनिंग तिब्बत की नदियों पर चीन के बांध बनाने के विरोध में तिब्बती समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को नैनीताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद कर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बती संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि इस बांध के कारण कई बौद्ध मठों के नष्ट होने और गांवों के जबरन विस्थापन की आशंका है। आपको बता दें कि तिब्बत में बांध परियोजना का विरोध करने पर चीन ने सैकड़ों तिब्बतियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आम नागरिकों के अलावा बौद्ध भिक्षुक भी शामिल है। उन्हें मारा पीटा भी गया है। तिब्बती संगठन ने सरकार के हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही इस मामले पर चीन के खिलाफ सख्त फैसला लेने की भी बात कही गई है। जितना भी यहाँ जो रिवर से नदी तिब्बत से आता है, क्योंकि हम तो काफी साल से 17 साल से हम तो दुनिया को हम अवेयरनेस करते रहा, क्योंकि तिब्बत में चाइना डैम कब से बना रहा है, जितना भी वहाँ डैम बना, जितना वो डाइवर्ट कर रहा है बीजिंग में पानी के लिए, बाद में नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली जो इंडिया है, जो बांग्लादेश है, नेपाल, सब जितना भी तिब्बत एक टावर है, पानी का टावर है, वो बिल्कुल अपना डाइवर्ट कर चाइना तरफ अभी डैम बना रहा है। इसलिए हमारा जितना भी आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से प्रोटेस्ट का हम मांग करते हैं कि जितना भी आप जो प्रोटेस्ट किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो तिब्बत में जो डिशू में जितना हजार लोगों उन्होंने वो जेल में डाल चुका, हम तुरंत रिहा करेंगे। हम भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड यूनाइटेड नेशन से हम अपील करें तुरंत रिहा करने, जितना भी वो डैम बना रहा वो तुरंत स्टॉप करने की हम अपील करते हैं। सर,
जोशीमठ के आपदा प्रभावितों ने विशाल आक्रोश रैली निकाली, जिसमें आपदा प्रभावितों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले साल जोशीमठ में भूस्खलन और दरारों के कारण लोगों की या तो जान चली गई या वे बेघर हो गए। इसके बाद से पीड़ित परिवार लगातार घर से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक आपदा प्रभावितों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है। न तो उन्हें कहीं बसाया गया और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिला। यही वजह है कि शुक्रवार को आपदा प्रभावितों ने पहले तो रैली निकाली, जिसके बाद सभी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रभावित लोगों का कहना है कि फिलहाल उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं जोशीमठ नगर के आक्रोशित पीड़ितों ने इस दौरान तहसील में जाकर सभी प्रपत्र जमा किए। सब लोग साथ होकर के एक ज्ञापन क्यों न यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, ताकि हमारी समस्या सरकार तक जाए, मोदी जी के तक जाए कि जोशीमठ वाले कहीं जाने नहीं चाह रहे हैं, वो यहीं चाहे। और जो जोशीमठ को जो खतरा है, इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि लोगों में ये दहशत न बने। प्रशासन को उस फॉर्म को जमा करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में तहसील प्रशासन तक पहुंचा कि यहाँ पे वो सारे फॉर्म जमा किए जाएंगे और एक ज्ञापन के साथ में अपनी मांगों को सरकार के सामने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रखा। नगर पालिका परिषद पौड़ी की ओर से मुख्य बस अड्डे में चल रहे फड़फेरी वालों को अन्यंत्र शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल पहले जब बस स्टैंड का निर्माण चल रहा था तो नगर पालिका ने अस्थायी तौर पर फुटपाथ दुकानदारों को बस स्टैंड में दुकानें चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब बस स्टैंड बनने के बाद उन्हें अन्यंत्र शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फड़ फेरी वालों के कारण यात्रियों को बस स्टैंड पर रुकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस चालकों को भी बस खड़ी करने में दिक्कतें हो रही हैं। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही उन्हें नई चिन्हित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, उसमें भी यही नियम दिए गए हैं कि जो हमारे पथफेड़ी वाले हैं, व्यवसायी करते हैं लोग, उनको जब भी हटाया जाए यदि किसी जगह से, तो दूसरी जगह उनको स्थान दिए जाने का नियम है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ स्थान चिन्हित करे गए हैं और जो पथफेड़ी वाले हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है और हम आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों में जो हमारे बस अड्डे के अंदर जितने भी फड़ फेरी वाले लगे उनको हम अन्यत्र कहीं जगह देने में कामयाब हैं। तो हमारा स्ट्रीट में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गढ़वाल क्षेत्र के न्यायिक सदस्य के पद पर के लिए जारी प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक विभाग एल फनई के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त पद चल रहे पद पर पूर्व सदस्य नदीम जैदी को याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि प्रमुख सचिव की ओर से याचिकाकर्ता को इस वजह से 2 वर्ष का सेवा विस्तार नहीं दिया था कि उनकी 2020 में 3 वर्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त थी। प्रमुख सचिव माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह कहा कि क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त थी, इसीलिए इनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है और पद भी आज तक रिक्त चला आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर 22 दिसंबर 2023 को प्रमुख सचिव माइनॉरिटी अफेयर्स एल फनई ने पास किया था, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ही पुराना अपॉइंटमेंट दिया था 29 जून 2020 को, उसके विरुद्ध था। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि कंप्लेंट्स जो ये रिसीव हुई थी इन सदस्य के बारे में वक्फ बोर्ड के, वो उनकी कोई भी कॉपी जो है नदीम जैदी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने आज सेट असाइड कर दिया है प्रमुख सचिव माइनॉरिटी अफेयर्स एल फनई साहब द्वारा जो पारित आदेश था 22 दिसंबर 2023 का, और उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दें और फिर एक डिसीजन ले ताकि जो वक्फ बोर्ड में रिक्ति चली आ रही है उसको भरा जा सके। पिट्सबीएड कॉलेज मानपुर में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों को कॉपीराइटर, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि अधिकारों को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि आखिर हम कैसे नए काम करें जो सभी से अलग हो और जिसमें किसी की भी कोई नकल ना की गई हो। नकल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों की जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, इस
इसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं और उनको इस तरह की जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से प्रेरित होकर के लोग अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और जो उनके क्षेत्र में विशेष उपज है या और कोई विशेष ज्ञान रखते हैं वो उसका वो कॉपीराइट भी ले सकेंगे और उसका पेटेंट भी करा सकेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।